प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 जेकेएलएच के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में बात की। न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी वादे प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर किए हैं वो सभी पूरे हो चुके हैं और अब आगे जम्मू कश्मीर को और सशक्त बनाने का विजन देखा जा रहा है। – 2013 में तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे, ललकार रैली को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि 370 जो एक नासूर बना हुआ था उसे हटा दिया जाएगा। 10 साल बाद 370 खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से उनके दिल के काफी करीब है। इसी सारे सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो ललकार रैली को संबोधित किया था, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे जिनमें धारा 370 प्रमुख था। 370 हटा दिया गया। सर, कितने प्रोमिसेस जो थे जो उन्होंने उस वक्त लोगों से किए, फुलफिल किए, और अब आगे की डायरेक्शन क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जितने प्रोमिसेस उस समय किए थे वो सारे के सारे पूरे हुए और उससे प्रमाणित होता कि मोदी जी की गारंटी कितनी मजबूत गारंटी है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उन्होंने नहीं कहा था या जो उनसे नहीं मांगा गया था या जिसकी अपेक्षा यहाँ के लोगों ने कभी नहीं की या जो हमारे कल्पना ख्वाबो ख्याल में हमारे तस्वुर में ना था, वो भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया। आज यदि विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां पर निर्माणित होता है, वो भी अपने में इस बात का प्रमाण है और आने वाले समय में विश्लेषकों के लिए, पत्रकारों के लिए भी एक शोध का विषय रहेगा कि सन 1972 में रेलगाड़ी पहुंची थी जम्मू, क्या कारण था, क्यों कर 50 साल रेल पटरी का काम आगे नहीं बढ़ाया गया। शायद वोट की राजनीति थी। तत्कालीन कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों को लगता था कि जहां से वोट हमारे 1-2 सांसद चुन करके आते हैं, अगर ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार की अवहेलना नॉर्थ ईस्ट के साथ की गई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ तुरंत बाद जहां और बातें कही थी, ये भी कमिटमेंट किया था कि वो क्षेत्र जो जिनको उस तरह की तवज्जो नहीं मिली, जिसके वो हकदार थे, उनको मैं विकसित क्षेत्रों की सतह पर ला करके खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा था कि भारत माता का संपूर्ण विकास तभी संभव है दोनों भुजाएं एक साथ बलवान हो। वो करके दिखाया। आज नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट का मॉडल माना जाता है मोदी जी की सरकार का। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर रेलगाड़ी का मैंने एक उदाहरण दिया। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को कभी ना तलाशा गया ना तराशा गया, बल्कि जानबूझकर इनको अलग थलग रखा गया ताकि ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा ना बने और कुछ एक राजनीतिक दल अपनी वंशवाद की राजनीति को पनपने दें, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते रहे, जम्मू कश्मीर आइसोलेटेड रहे, 10-15% प्रतिशत वोट हो, वो एमपी भी बनते जाए, विधायक भी बनते जाए। आज इसी जम्मू कश्मीर से देश का, बल्कि शायद एशिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार खोजा गया है, क्योंकि उस समय किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। आज इसी जम्मू कश्मीर से हिमालय लेवेंडर एरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति का जन्म होता है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया, जिसका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर करते हुए पथ पर जिसको दर्शाया गया। अब ये हिमालय तो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि रातों रात हुए। ये खान जिससे लेवेंडर निकला है, ये पहले भी थे, लेकिन इस तरफ किसी ने नजर नहीं दौड़ाई। मोदी जी ने सारे देश के विकास को मुकम्मल बनाने के लिए और उसको उस शिखर पटल पर पहुंचाने के लिए ये महसूस किया कि इसमें प्रत्येक नागरिक का भी योगदान चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र का भी, और वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके एक नया कल्चर भी पैदा किया कि जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी, जहां जो सरमाया होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा राष्ट्र निर्माण में। उनकी जितनी भी योजनाएं आपने बात की, कल वो विकसित भारत की लाभार्थियों से भी बात करने वाले हैं। यदि उज्ज्वला की योजना शुरू की गई, गैस का सिलेंडर अगर किसी के घर में पहुंचा तो ये नहीं पूछा गया घर किसका है, कि हिंदू का है, मुसलमान का है, कि ठाकुर का है, ब्राह्मण का है। ये भी नहीं पूछा गया कि वोट किसको दिया था पिछली बार, और ये भी नहीं कहा गया कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को देना। जिस घर में
महिला को ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उसके स्वास्थ्य की खातिर, उसकी सुविधा की खातिर उसके गैस सिलेंडर दिया गया। मकान बनाए गए। कच्चा मकान कोई बुरी बात नहीं माना जाता था हमारे समाज में, लगभग इससे समझौता कर चुका था। लगता था कि समाज का एक वर्ग है जिसका नसीब में ऐसा ही है। हमारे पूर्वज भी कच्चे ही मकान में अपनी जिंदगी बसर कर जाते थे। वहां पर सूचियां बनाई गई और आज जब पक्के मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे हैं जिन्होंने शायद पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया हो, लेकिन चूंकि उनका सूचियों में नाम था, वो डिजर्विंग थे, हकदार थे, वहां मकान बनाए गए। ये नहीं पूछा गया कौन सा मजहब, कौन सा धर्म, कौन सी जात, कौन सा वर्ग, कौन सा विश्वास। इसलिए मोदी जी ने पॉलिटिकल कल्चर बदला और ये जनता के विवेक पर है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। और जहां तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, विकास के साथ साथ लोकतंत्र का एहसास। पहली बार जिला परिषदों के चुनाव हुए। यहां पर अक्सर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल बात किया करते थे ऑटोनॉमी की, बात करते थे सेल्फ रूल की। जहां तक हमारी समझ है, लोकतंत्र का सेल्फ रूल का अर्थ है कि जो धरती से जन्मा हुआ लोकतंत्र, जो धरती से ही ना जन्मा वो लोकतंत्र क्या, यानी परिवार को ही लोकतंत्र समझ बैठे थे। और हम भी उस वंशवाद की आड़ में उसी लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र समझ रहे थे। मोदी जी ने जिला परिषदों के चुनाव कराए, मोदी जी ने 73 और 76 पंचायत के अमेंडमेंट यहां लागू किए। पहली बार जम्मू कश्मीर को एहसास हुआ कि जिस लोकतंत्र के लिए इतने वर्षों में संघर्ष करके आज़ादी प्राप्त की थी, वो आज पहली बार जम्मू कश्मीर में पहुंचा है। मेन स्ट्रीमिंग जम्मू कश्मीर की पहली बार हुई। हमें लगा कि हम भी उस मुख्य धारा का हिस्सा है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक योगदान है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि जिस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर और राजनीतिक कारणों से इसको अलग थलग बनाए रखने का एक षड्यंत्र था, उससे भी मोदी जी ने हमें मुक्ति दिलवाई है। सर, पिछली सरकारों पे जम्मू के लोग ज्यादातर एलिगेशन लगा रहे थे कि इक्विटेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एक तरफ कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। पिछले सर 10 वर्षों में या धारा 370 हटने के बाद कितने चेंजेस आप देख रहे हैं सर? मुझे लगता है कि पूरी तरह तस्वीर बदल गई। आज आपको कहीं शिकायत नहीं मिली और इसमें सच है कि क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति करते रहे तत्कालीन राजनीतिक दल। यही कारण था। इससे एक अमानवीय उदाहरण मैं आपको दूंगा कि एलओसी में 4% आरक्षण दिया गया था युवाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने के लिए, सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं दिया गया। यानी सरहद के एक हिस्से में युवाओं को बेनिफिट दो, सरहद के दूसरे हिस्से में ना दो। आपने एक युवा दूसरे युवा के बीच में विभाजन किया, समाज को तोड़ा, अपने बच्चों में विभाजन किया, अपनी अगली पीढ़ी में जहर का बीज बोया। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र से आपके विधायक और मंत्री चुन करके आते थे। इंटरनेशनल बॉर्डर आपका सांबा कठुआ का था, जहां से शायद कांग्रेस को वोट नहीं मिलते थे उतने जितने उसको दूसरी तरफ से मिलते थे। मोदी जी ने आते ही उस कुताई की भी दुरुस्ती की, वहां पर भी 4% आरक्षण हुआ और वहां का 4% भी उसी तरह से बरकरार रहा। इसी प्रकार गुज्जरों को लेकर के अनुसूचित जनजातियों देश भर में थी, तो यहां क्यों नहीं था पॉलिटिकल रिजर्वेशन? पहाड़ियों को क्यों नहीं था? ये जो सामाजिक न्याय देने का काम मोदी जी के आने के बाद हुआ। और जहां तक विकास का ताल्लुक है, आपका कहना ठीक है कि अक्सर ये शिकायत आया करती है, लेकिन आज नहीं। अगर आज एम्स यहां भी है तो कश्मीर में भी है। और कई बार किसी कारणों से यहां एम्स पहले काम करना शुरू हो गया, वहां भी थोड़ा विलंब हुआ। उसके कुछ और कारण है, क्योंकि आतंक का दौर था, कुछ और भी कारण है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि अब कोई ये कह नहीं सकता कि किसी भी संभाव के साथ कोई क्षेत्रीय भेदभाव हो रहा है। सर, कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, आए दिन वो ट्विटर पे लिखते रहते हैं कि कुछ नहीं बदला। सर, उन्हें क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज प्रमाण आधारित युग है। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, इससे पहले कि मैं अपना वाक्य मुकम्मल करूं, कोई छोटा सा बच्चा गूगल पर इसकी तस्दीक कर लेगा कि ये सच कह रहे नहीं। जब मैं कह रहा हूं 30,000 करोड़ के कल प्रोजेक्ट लगे, तभी वो देख लेगा कहता है कि नहीं कहता। जब मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल एलिफेंट टावर से 35 मीटर ऊंचा है कि नहीं है, वो अभी वेरीफाई करेगा। इसलिए मैंने क्या कह दिया उससे कोई असर नहीं पड़ता। मैंने इसका एक ही सीधा वाक्य में एक उत्तर दिया था कि वो लोग जो कहते हैं वो नहीं बना। जब हमने टनल बनवाया, एशिया का सबसे लंबा टनल है ये, जो चनैनी नाशरी का टनल, और मेरे ही अनुरोध पर मोदी जी ने इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखना स्वीकार किया और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। तो इसको लेकर के भी सभी कहते थे कुछ नहीं बना। तो मैंने कहा मेरी केवल एक ही गुजारिश है, जिनको नहीं दिखाता बना हुआ वो इसको इस्तेमाल भी ना करें। इस्तेमाल भी वही लोग कर रहे हैं। 2 घंटे उनका सफर का समय कम हो गया श्रीनगर जाते, लेकिन साथियों कहते हैं बना नहीं।
तो मैंने कहा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कहीं आंखें बंद करके तो नहीं गुजर रहे, तो कहीं और दुर्घटना हो जाए तो आपकी जान पर है। तो कहने का तात्पर्य है कि पत्रकार भी समझते हैं क्या सच है झूठ है, जनता भी समझती है। अब इन बातों को कहने का तात्पर्य कोई नहीं, ये तर्क है, तर्क सामने है। सर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 एनडीए के लिए 400 सीट का टारगेट रखा, कुछ अपोजिशन पार्टी जो एनडीए ब्लॉक की हिस्सा थे उन्होंने कहा कि अनरियलिस्टिक है, लेकिन अब जैसे समय बीत रहा है इंडिया ब्लॉक के जो अलायंस पार्टनर हैं वो भी ये मान रहे हैं कि 400 पार हो ही जाएगा इस बार, तो क्या कैसे देख रहे हैं सर? मैंने कुछ सप्ताह पहले भी जब ये प्रश्न आया था तो मैंने ये कहा था, और उस बात की काफी सुर्खी भी बनी कि ये जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी के कहने पर कुछ नहीं मिलेगा, वास्तव में वो अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण विरोध कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो घर के आंगन पिछवाड़े में झांक करके देखें तो उनके परिवार के सदस्य भी मोदी जी को ही वोट डालने वाले हैं। यानी वो जब चुनाव में खड़े होंगे या उनका दल जब खड़ा होगा तो उनके परिवार के वोट भी मोदी जी को ही जाने वाले हैं। तो हकीकत में ये स्थिति है इस समय, हम उससे आंखें बंद करके बैठे हैं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सर, अटकलें चल रही हैं, कई सीनियर कांग्रेस लीडर हैं वो बीजेपी के साथ टॉक्स में हैं। कमलनाथ की बात करें, उनके बेटे की बात करें कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में एसपी के जो अखिलेश यादव हैं वो वहां नहीं जा रहे, तो सर इसे कैसे देखते हैं आप? धीरे धीरे हर व्यक्ति को ये महसूस होने लगा, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में है कि नहीं है, चाहे वो युवा है कि महिला है, चाहे वो राजनीति में है कि नहीं है, कि अगर लोकतंत्र का सही पालन किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार पार्टी के बाहर उसी प्रकार पार्टी के भीतर ये अवसर भी वहीं पर मिलता है। यानी मोदी जी अगर एक गरीब घर से उठ करके प्रधानमंत्री बनते हैं तो हर युवा के अंदर आकांक्षा पैदा होती है कि इस पार्टी के नेतृत्व में मुझे भी अवसर मिलेगा। वरना 2014 के पहले का दृश्य आप स्मरण करिए, कितनी हताशा थी युवाओं में, कितनी निराशा थी कि साहब यहाँ तो कुछ एक लोग हैं, उन्हीं का बनेगा, हमारा तो क्या बनता है, हम चलते हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया। तो यही कारण है कि जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वोटर है वो भी और चाहे राजनीतिक है वो भी, क्योंकि राजनीति से जुड़े लोग भी समझते हैं कि जिस राजनीतिक दल में वो हैं वहां पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो सदा किसी न किसी वंश विशेष के पास रहेगा, परिवार विशेष के पास रहेगा। वो चाहे जितना भी परिश्रम करें, जितनी प्रतिबद्धता उनकी रहे, वो एक मकाम से आगे बढ़ नहीं सकते। और इसलिए ये लोकतांत्रिक मूल्यों का आकर्षण है जिसका एहसास मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में हमें करवाया। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैंने पहले आपसे ये सवाल पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से जो जो वादे किए थे वो पूरे कर लिए। अब जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का विजन क्या रहेगा आगे का? सर, मैं खैर प्रधानमंत्री जी की सोच का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता और बड़ी दूरंदेश उनकी सोच है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले इन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्यों के स्तर पर लाने का काम हुआ, विकास की दृष्टि से भी, डेवलपमेंट फिजिकल दृष्टि और मनोवैज्ञानिक स्थिति से भी हमारी मेन स्ट्रीमिंग हुई। अब अगले समय में जम्मू कश्मीर भारत की विकास यात्रा में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। अब यहां से लिथियम का भंडार भी निकला है, अब यहां से हिमालय की खोज भी यहीं से हुई है, लेवेंडर और अरोमा की। तो भारत की जो विकास और जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रमुख भूमिका जम्मू कश्मीर की रहेगी। तो पहले जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर ये अवहेलना के शिकार थे, अब ये बराबर के स्तर पर आए हैं, अब ये बराबर का योगदान भी करेंगे। और यही मोदी जी अक्सर समझाते भी हैं कि 2047 में शिखर पटल पर पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि हर क्षेत्र और हर नागरिक का पर्याप्त योगदान रहे। सर, लेवेंडर की खेती जो है वो आपका ब्रेन चाइल्ड था, वो पूरी रेवोल्यूशन आपका ब्रेन चाइल्ड था। इस बार जब जम्मू कश्मीर की झांकी में रिपब्लिक डे पे लेवेंडर को दिखाया गया तो आप में क्या सेंस थी उस वक्त? क्या सोच रहे थे आप? नहीं, सेंस ऑफ विंडिकेशन थी, क्योंकि सच पूछिए अगर ईमानदारी से तो जब हमने ये प्रयोग शुरू किया था तो हमें मालूम नहीं था कि हम कहाँ किस हद तक कामयाब होंगे, और कोई हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं था कृषि के क्षेत्र में। तो हमने जब भद्रवाह में शुरू किया था तो किसान भाइयों से भी कहा कि हमें थोड़ी सी ज़मीन दीजिए, हम पूरी तकनीकी सहयोग भी देंगे, आर्थिक सहयोग भी, लेकिन कोई अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं था। तो फिर एक परिवार था, उनका एक युवा था जहाँ पे मक्की की खेती लगाई हुई थी और कुछ एक खेत बाकी बच गया था। एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी बनती है आपके लिए। तो हमने उससे कहा कि भाई तुम्हारा कोई आता जाता नहीं है, यहाँ तो खाली पड़ा है, तो हम ये दे दो, हम इसमें कुछ प्रयोग करेंगे, वरना ज़मीन और खेत तो आप ही का है।
तो बाद में जब वो लेवेंडर उगा और वो छोटी छोटी शीशी 15-15 हजार की बिकने लगी, तो उसने कहा कि साहब हमारा बाकी खेत भी ले लीजिए। और धीरे धीरे देखते देखते 2-3 हजार लोग जुड़ गए। और उसका कारण ये था कि एक बड़े विज्ञान विधिवत ढंग से हमने उसकी स्ट्रेटेजाइजिंग की थी। वहां पर ही मशीनें लगा दी, डिस्टिलरी, वहीं पर वो प्रोडक्ट बनता था, और उनको टाई अप कर दिया था परफ्यूम इंडस्ट्री, अरोमा इंडस्ट्री के साथ महाराष्ट्र, मुंबई में। तो तुरंत उनकी जाके सामान वहां बिकने लगा। और आपको जानकर के खुशी होगी, और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश भी हमारे युवाओं के लिए, कि अब नौकरियां छोड़ करके बच्चे वहां आने लगे। पहले ही दौर में, आज से कोई 7-8 महीने पहले, 2 हमारे युवा बंगलौर से आए। एक बीटेक करके कॉर्पोरेट में नौकरी करते थे, दूसरी एमबीए करके वो भी आ गए। और धीरे 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 अब ये उलट शुरू हो गया, जैसे लोगों को नौकरी का वहम था वो भी इससे जाता रहा। दूसरा एक और बड़ा संदेश जो देश भर में गया, जिसको मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं कि इस प्रयोग से हमारा ये भी कि आपको स्टार्टअप होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी से पढ़े हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हो या बहुत बड़े साइंसदान हो। यहाँ पर कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी आप सुनिए, वो शायद ग्रेजुएट भी ना हो, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी के लिए एप्टीट्यूड है और पूरा सहयोग, मोदी जी ने इतनी सारी स्कीमें, और एक इकोसिस्टम बन गया है अब। स्टार्टअप से आपको कुछ एक सहयोग मिलता है, मुद्रा से आपको अलग से लोन मिल जाता है बिना गारंटी के, बिना कोई ग्रेजुएट वो रखे हुए मॉर्टगेज, और मार्केटिंग के लिए आपको पूरी व्यवस्था है। तो इतना अच्छा एक इकोसिस्टम है, और उसको लेकर के अब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर नागालैंड तक भी इसका अनुसरण किया जा रहा है। बल्कि जब हमने लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह में लगाया तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिमला के डिविजनल कमिश्नर को कहा कि आप अपनी वहां टोली भेजिए, वो अध्ययन करके आए। उसी प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्वयं इसमें दिलचस्पी ली। तो युवाओं के लिए एक रोजगार का साधन, दूसरा आत्मनिर्भर भारत, उसका भी इसमें अंग मिलता है, और तीसरा जो हमारे प्राकृतिक सरमाए हैं, ये हिमालय की गोद में बसने वाले 5-6 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जिनकी तरफ कभी हमने देखा नहीं, उनका किस प्रकार से इस्तेमाल हो, क्योंकि ये हमारी एक्सक्लूसिव डोमेन है। और आने वाले समय में एक ये है कि दूसरा हमारा कोस्टल एरिया रहने वाला है, जो समुद्री तट पर हमारे 12 राज्य बसे हुए हैं, 7,500 किलोमीटर हमारा, और समुद्र के अंदर की संपत्ति को किसी ने नहीं देखा। वहां भी हमने एक प्रयोग शुरू किया है कि अंदर से किस तरह से मिनरल्स, मेटल्स को तराशा जाए। सर, ग्राउंड पे हमने ये पाया कि कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है इस लेवेंडर के प्रोजेक्ट ने, तो सर क्या इसे जम्मू कश्मीर के और इलाकों में भी रेप्लिकेट किया जाएगा? जी हाँ, आपने अच्छा किया कि ये प्रश्न किया, ताकि आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। इसका प्रयोग 2 स्थानों पर तो अब काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। एक तो उधमपुर जिला के डुडू बसंतगढ़ का क्षेत्र, क्योंकि टोपोग्राफी के लिहाज से, आबो हवा के लिहाज से उसमें काफी समानताएं हैं। दूसरा बिलावर के क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र में अभी यहाँ फैल रहा है। गुलमर्ग में तो खैर काफी हद तक ये कामयाब भी हो चुका है। तो धीरे धीरे, और इसके साथ साथ हम इसको अब जोड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ अब जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम भी शुरू हुआ। तो वो टूलिप जो सिर्फ श्रीनगर में हुआ करता था, अब वो टूलिप हमने पालमपुर में बनाना शुरू किया, उदाहरण के तौर पर। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि राम मंदिर में जो टूलिप चढ़ाया गया था वो पालमपुर से ही तैयार किया गया था। तो इन सब का, जैसे मैंने कहा, इकोसिस्टम बना करके कुछ एक ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक ढंग से इसके काबिल है, उनको भी इस्तेमाल किए, जो किसी हद तक नहीं है, वहां पर थ्रू जेनेटिक मेथड्स भी हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। सर, एक फाइनल आखिरी सवाल पूछता हूँ। कल प्राइम मिनिस्टर एम्स की इनॉग्रेशन करेंगे, जम्मू कश्मीर का पहला एम्स होगा। आप खुद डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, तो ये बताएं सर, लोगों को इस एम्स से कितनी सहूलियत होगी, स्पेशली दूर दराज के इलाके के रहने वाले लोग सर? कितने चंडीगढ़ या लुधियाना जाना पड़ता है इलाज के? यहाँ जहाँ इसकी लोकेशन है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तीनों के लिए। और ये वाहिद एक ऐसा क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेशों में तो अक्सर एम्स हुआ ही नहीं करते, राज्यों में भी एक ही होता है। ये शायद एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां एक नहीं 2-2 एम्स हैं। वो भी मोदी जी की प्राथमिकता का ही एक प्रतीक है, जम्मू में भी और कश्मीर घाटी में भी। और इससे स्वास्थ्य सेवाओं को तो बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। एक इकोसिस्टम बन गया है एकेडमिकली, क्योंकि ये शिक्षा संस्थान भी है। तो 5-7 किलोमीटर के रेडियस में IIM भी है, IIT भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसी दायरे में एम्स भी है। और उसके अतिरिक्त
जो यहाँ फैकल्टी आई है देश भर से, मैं उनके साथ कई बार बैठा हूं, तमिलनाडु और केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक वहां पर हमारे पास टीचिंग फैकल्टी है, और उससे एक अलग तरह का कल्चरल और सोशल एक्सपोजर भी रहेगा, जो वहां पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें भी, और जो समाज है जहां वो उठना बैठना उनका रहेगा उसमें भी। तो बहुमुखी इसका लाभ होने वाला है। शुक्रिया सर। न्यूज 18 जेके लिस्ट पे ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को हमेशा प्रायोरिटी दी है, और कल जो प्रोजेक्ट्स वो इनॉग्रेट करेंगे वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर को काफी आगे लेके जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी।